नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सागर दुबे और आज एक नए विषय वस्तु के साथ अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस विषय को चलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अर्थव्यवस्था हमारे भाई बंधुओं को बहुत कठिन विषय लगता है और अर्थव्यवस्था की जो है उन्हें व्यापक समझ नहीं होती। केवल परिभाषाओं को रट लेते हैं कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्य क्या है, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास के बारे में उन्हें कॉन्सेप्ट पता नहीं होते हैं। अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था में भी वो केवल परिभाषाएं रटते हैं। लेकिन आज हम समझाएंगे ए टू जेड समग्र विश्लेषण यानी अर्थव्यवस्था की आधारभूत उस संरचना को जहां से अर्थव्यवस्था शुरू करनी चाहिए। अर्थव्यवस्था पढ़ने से पहले इतनी जानकारी, जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इतनी जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ही रिच कंटेंट है जिसको मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन उसकी पूरी की पूरी व्याख्या, पूरी की पूरी जो कंसाइजेशन है छोटे से टॉपिक में यहाँ पे मैंने कर दिया है। और ये कुछ कोडिंग है, ये कोडिंग मेरे लिए होती है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए मैं समझाने के लिए बैठा हूँ। बाकी जो पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं उसमें पूरे टॉपिक मिल जाएंगे। तो अब सबसे पहले आपका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। मैं अर्थव्यवस्था आपके मन मानस में उतार दूंगा, ये मेरी गारंटी है। एक एक पॉइंट समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और अर्थव्यवस्था जो अब तक आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट लग रहा था, अब वो सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा, ये भी मेरी गारंटी है। मुझे केवल सुनना है, मुझे केवल देखना है, बोर्ड की तरफ ध्यान नहीं देना है। बोर्ड में बहुत ही की पॉइंट में केवल क्रमबद्ध तरीके से मैं पढ़ा सकूं, इसलिए की पॉइंट नोट कर देता हूं। क्योंकि कोई भी यदि तथ्य छूटता है या कोई भी कॉन्सेप्ट छूटता है तो उससे घाटा आपका है। आज अर्थव्यवस्था की आधारभूत क्लास है, इसलिए इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये क्लास आपको अर्थव्यवस्था पढ़ने के लिए एक आधारभूत संरचना प्रदान करेगी और इसे देखने के बाद आपको अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र कैसे पढ़े, इसका भी ज्ञान हो जाएगा। आइए तो शुरू करते हैं। मैं हूं सागर दुबे, मेरे साथ आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था एक समग्र विश्लेषण में। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, दो टर्म हम सुनते हैं, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। मूलभूत इसमें डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। पहले के जो विद्वान थे वो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में ज्यादा तार्किक विश्लेषण में नहीं गए, लेकिन जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स आ रही है उसमें अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों का दायरा विभक्त कर दिया गया है, दोनों का दायरा अलग कर दिया गया है। अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखनी हो या अर्थव्यवस्था के बारे में जानना हो तो इसमें हम कैसे परिभाषित कर सकेंगे या इसकी मूलभूत अवधारणा हम कैसे प्रस्तुत कर सकेंगे। तो सुनिए, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों के बारे में बताता है जिनके आधार पे पूरी आर्थिक गतिविधियां चलेंगी। जैसे हमें अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, क्या आर्थिक संरचना में बदलाव करना चाहिए, क्या आर्थिक नीतियां बनानी चाहिए। जो आजकल मौद्रिक नीतियां बन रही हैं वो वास्तव में क्या है, वो मौद्रिक नीतियां वो सिद्धांत हैं जो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं और मौद्रिक नीति के उपरांत जो लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं और अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम उन्हीं में करते हैं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में कॉमन चीज समझिए कि अर्थशास्त्र एक विषय है जिसके अंतर्गत नीतियां दी हुई हैं। इन नीतियों के तहत कैसे आर्थिक उत्पादन करना है, आर्थिक गतिविधियां तेज करना है या फिर वितरण, मांग के साथ साथ डिमांड एंड सप्लाई सुना होगा, मांग एवं आपूर्ति। तो मांग एवं आपूर्ति के समस्त सिद्धांतों का जो संकलन है एक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में किया गया है। अर्थशास्त्र के विषय में कई सारी पुस्तकें हैं, कई सारे लेखक हैं जो अर्थशास्त्र को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो आप किसी भी एक लेखक के बारे में प्रेफरेंस ले सकते हैं अर्थशास्त्र को समझने के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग एडम स्मिथ की उस पुस्तक को अर्थशास्त्र की क्लासिकल इकोनॉमिक्स बुक मानते हैं, जहां से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति होती है, पूंजीवाद अर्थशास्त्र की उत्पत्ति होती है। बाकी हमारे भारत में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को बहुत ही अच्छे से अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में व्यक्त किया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए समय चाहिए, समय का है अभाव। तो अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र एक विषय है, अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है जिसको पालन करने के बाद, जिसको लागू करने के बाद हमें जो परिणाम प्राप्त होता है वो अर्थव्यवस्था के रूप में प्राप्त होता है। जैसे अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसी इलाके का अर्थशास्त्र है। इलाके से मतलब क्या, इलाका मतलब देश ले सकते हैं। जैसे
अर्थव्यवस्था का तब तक अस्तित्व नहीं है जब तक वह किसी देश के पीछे नहीं जुड़ती है, लेकिन अर्थशास्त्र अपने आप में विषय वस्तु है और अर्थशास्त्र से ही अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति है। अर्थव्यवस्था अपने आप में अधूरा शब्द है, इसलिए अर्थव्यवस्था को देश के पीछे और देश के संदर्भ में ही प्रयोग करते हैं। जैसे रूस की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था और चाइनीज अर्थव्यवस्था, सभी अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं। अर्थव्यवस्थाएं, दो अर्थव्यवस्थाएं कभी एक समान नहीं हो सकती या एक समान विचारधारा में नहीं चल सकती, क्योंकि वहां की जनता की मांगें अलग हैं, उनको आपूर्ति करने के साधन अलग हैं, वहां की रिसोर्सेस अलग हैं, रिसोर्सेस को उपयोग करने के तरीके अलग हैं, बुद्धिमत्ता अलग है, युवा अलग हैं, अर्थशास्त्री अलग हैं। तो उनके विचारधारा के परिवर्तन के कारण अर्थशास्त्र का दायरा या अर्थव्यवस्था का दायरा थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। तो हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में एक यदि डेफिनेशन की बात करें तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे जब अर्थव्यवस्था को एक एक क्रम से लेकर शुरू करेंगे, लेकिन मेरा काम यहाँ आधारभूत ढांचा तैयार करना है। तो आप मुझे सिर्फ आज सुनेंगे और आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र मूलतः सिद्धांत है, विषय है जो कि मार्केट में लागू किए जाते हैं और उनके परिणाम स्वरूप जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जो उत्पादन होता है, वितरण होता है, तो वितरण के फलस्वरूप जो हमारी वृद्धि दर होती है या अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक और कार्यात्मक और तकनीकी परिवर्तन आते हैं उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। मूलतः अर्थशास्त्र के सिद्धांत को व्यवहार में लाना और व्यवहार से लाभ प्राप्त करना ही अर्थव्यवस्था है। ऐसे ही भारतीय अर्थव्यवस्था है, रशियन अर्थव्यवस्था, चाइनीज अर्थव्यवस्था और अमेरिकन अर्थव्यवस्था। तो बात तो रही है। अब देखिए अर्थव्यवस्था विषय क्या है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः करते क्या है। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक, तो संसाधन की भी एक सीमा है। एक सीमा से ज्यादा हम एक समय में संसाधन नहीं उपजा सकते हैं, ये संसाधन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं उतने में ही हमको जनता की मांग को पूरा करना है। तो संसाधनों के इष्टतम प्रयोग यानी इस प्रकार दोहन करना है कि जनता भी तृप्त हो जाए और संसाधन भी बचे रहें और संसाधन का सदुपयोग सही तरीके से हो जाए। ये अर्थशास्त्र का मूल विषय, अर्थशास्त्र का केंद्रीय विषय है, मूल बिंदु है जो कि अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र को निहित करता है। तो अर्थशास्त्र की जो मूल बिंदु है, केंद्रीय बिंदु, वो तो आप समझ गए कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन या गैर प्राकृतिक संसाधन है उसका इस प्रकार समायोजन करना है ताकि जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाए और संसाधन का स्तर भी बना रहे, क्योंकि भविष्य में परिवर्तन होगा, लोगों की मांग बढ़ेगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेगी, तब यही संसाधन जो हमने बचा के रखे हैं या तरीके से इस्तेमाल किए हैं, इन्हीं का उपयोग कर हम भविष्य की आवश्यकताओं की तुष्टि करेंगे। तो बात रही है। दूसरी चीज है कि अर्थशास्त्र हम पढ़ते क्यों हैं, अर्थशास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो अर्थशास्त्र जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जहां विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब वो अर्थव्यवस्था जो विकास के चरम स्तर पे होती है, केवल उसे अब अति विकसित ही बनना है। जैसे अमेरिकन अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था ज्यादातर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती हैं, ऐसी ही अर्थव्यवस्थाएं, ऐसे ही नागरिक जो वहां की अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं, जो वहां के अर्थशास्त्र को समझते हैं, तो उनके लिए केवल अर्थशास्त्र लाभ का विषय है। अर्थशास्त्र का अध्ययन केवल इसलिए पढ़ते हैं कि वो अमीर हो सके, वो पैसा बना सके। लेकिन विकासशील देशों में, भारत जैसे देशों में अर्थशास्त्र केवल एक विषय है जिसे पढ़ा और पढ़ाया जाता है। अर्थशास्त्र का आकलन केवल इसलिए किया जाता है या अर्थशास्त्र हमें इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम जान सके भारत में गरीबी की स्थिति क्या है, भारत में गरीबी से निपटने के लिए क्या मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के मुद्दे क्या हैं, आर्थिक संरचना भारत की कैसी है या फिर किसी देश की आर्थिक संरचना कैसी है, वैश्वीकरण में अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, राजवादी अर्थव्यवस्था, इन सब का विवरण, इन सिद्धांतों का विवरण हमारे पाठ्यक्रमों में होता है, जिसे हम व्यवहारिक जीवन में कम उपयोग कर पाते हैं क्योंकि हमारी आवश्यकताएं और हमारी जनसंख्या और हमारी जागरूकता का स्तर कहीं ना कहीं उस असमानता के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए अर्थशास्त्र विकासशील देशों में केवल पढ़ने और पढ़ाने का विषय होता है ज्यादातर, लेकिन प्रमुख अर्थशास्त्रियों की बात करें तो अर्थशास्त्री केवल इसे लाभ के नजरिए से ही देखते हैं और हर रणनीति बनाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में विकास देखे। जैसे इस समय आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के कारण क्या हो रहा है, वृद्धि दर गिर रही है, ग्रोथ रेट गिर रही है, तो कहते हैं अर्थव्यवस्था ऋणात्मक हो रही है या अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट गिर रही है। तो ग्रोथ रेट कैसे पता चलता है? क्योंकि हम लाभ हानि के विषय में सोचते हैं तब तो जानते हैं, तुलना करते हैं कि पिछले साल हमारा ग्रोथ रेट क्या था, हम किस गति से
हम किस गति से विकास कर रहे थे, किस गति से उत्पादन कर रहे थे, और इस वर्ष उत्पादन से हमें क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, क्या मौद्रिक लाभ प्राप्त हो रहा है, उसी के अंतर को हम वृद्धि दर से व्यक्त करते हैं। जैसे कि अभी चाइना लाभ की स्थिति में है, भारत भी कुछ हद तक लाभ की स्थिति में है, लेकिन अमेरिका घाटे की स्थिति में है। तो बात रही है, अब देखिए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सामान्य लोग क्यों पढ़ते हैं या अर्थशास्त्री क्यों पढ़ते हैं, इन सब की विचारधारा क्या है। तो देखिए पढ़ते ही क्यों है, क्योंकि गरीबी का, बेरोजगारी का, मानव संसाधन का, बैंकिंग शब्दावलियों का, शेयर का या आर्थिक गतिविधियों का, आर्थिक नीतियों का, मौद्रिक नीतियों का, राजकोषीय नीतियों का, वित्तीय घाटे का, बजट का, आय व्यय स्रोत का, निधियों का, पैसा कमाने के साधनों का पूरा ज्ञान हासिल कर लिया जाए, इसी उद्देश्य से अर्थशास्त्र सामान्य व्यक्ति और अर्थशास्त्री दोनों पढ़ते हैं। तो ये रही बात। अब देखिए अर्थशास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय बिंदु तो हमने बताया संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना है कि पूरी जनता को भी संतुष्ट किया जा सके। कहने का मतलब सबकी आवश्यकताओं की तुष्टि हो सके। आवश्यकताएं क्या हैं, किन आवश्यकताओं को पूरा करना है अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आवश्यकताएं रोटी कपड़ा मकान, ये तो हो गई प्राथमिक आवश्यकताएं, और कुछ ऐसी आवश्यकताएं जो सुविधाओं की दृष्टि से देखते हैं, जैसे टीवी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, इनके लिए भी आधारभूत संरचना का विकास हो सके, इसके लिए भी हम अर्थव्यवस्था को ही जिम्मेदार मानते हैं, अर्थशास्त्र को ही जिम्मेदार मानते हैं। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा आप टेक्निकल यदि लिखना चाहें तो लिख लें, मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूं, इसमें बोर्ड में दिखेगा नहीं क्योंकि ये कोडिंग है। अर्थशास्त्र यह विषय है, अर्थशास्त्र वो विषय है जिसमें व्यक्ति, फर्म, कंपनी या सरकार यह तय करती है कि जनता की प्राथमिकता क्या है। प्राथमिकता आप समझ गए, प्राथमिक जरूरतें रोटी कपड़ा मकान और अन्य सुविधाएं, उनकी प्राथमिकता क्या है और उत्पादन किस प्रकार करना है, ये अर्थशास्त्र का मूल विषय मूल विषय है। पहली बात तो ये रहे। अर्थशास्त्र भी देखिए आजकल कई लैंग्वेज में प्रयोग हो रहा है। अर्थशास्त्र का दायरा बढ़ गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, हम कई शाखाओं में पढ़ते हैं जिसका विस्तृत अध्ययन हम बाद में करेंगे जब सब्जेक्ट के बारे में डीप एनालिसिस में घुसेंगे। बात करते हैं ये शाखाएं हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद हमें क्या क्या नॉलेज हो सकता है। अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद हमें पता चलता है अमीर अमीर क्यों हो रहा है, गरीब गरीब क्यों हो रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग ही गाड़ी क्यों खरीदते हैं, अमीर लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए कहां से आता है, या अमीर लोग अपने अर्थ का कैसे प्रबंधन करते हैं। एक अवस्था में जब वो गरीब थे, गरीबी से अमीरी तक का सफर कैसे तय करते हैं। तो जी हाँ, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था अपनी वो मजबूत करते हैं। अर्थव्यवस्था देखिए देश के संबंध में भी हो सकती है और समाज के संबंध में भी हो सकती है। जैसे हर चीज का एक अध्ययन होता है, यदि आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करें तो उसे अर्थशास्त्र बोलते हैं, प्रशासनिक क्रियाओं का अध्ययन बोले तो प्रशासन बोलते हैं, उसको प्रशासनिक विषय बोलते हैं या प्रशासनिक विज्ञान बोलते हैं, और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करें तो उसे समाजशास्त्र बोलते हैं। नीतिगत विषयों का अध्ययन करें तो उसे नीति शास्त्र बोलते हैं। लेकिन ये सभी टर्म जो हैं मानव के विकास से जुड़े हुए हैं, मानव की गतिविधि से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम पूरी शब्दावली को एक परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं जिसको बोलते हैं मानविकी। मानविकी में आर्थिक से लेके, प्रशासनिक से लेके, सामाजिक से लेके, नैतिक से लेके, राजनैतिक से लेके पूरी की पूरी शब्दावलियां समाहित हो जाती हैं। ये अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की चुनौतियां क्या है। अर्थव्यवस्था तो आप जान गए, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग, मतलब अर्थशास्त्र के सिद्धांत जैसे मौद्रिक नीति लागू करने के बाद देश में क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी गणना करने के बाद हम बता देते हैं कि देखिए ये आर्थिक नीति आई थी, ये मौद्रिक नीति आई थी और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में ये सुधार हुआ। हम ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। तो प्रायः अर्थशास्त्र सिद्धांत है और अर्थव्यवस्था उसका व्यवहार में उपयोग करना है। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के सामने आज चुनौतियां क्या है। अर्थव्यवस्था के सामने आज चुनौतियां क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अर्थव्यवस्था के सामने कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था में पहली चुनौती तो ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हमें तृप्त करना है, दूसरी उनके मांग के अनुरूप ही उत्पादन करना है, और तीसरी संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना है कि संसाधन भी बचे रहे
और जनसंख्या की तृप्ति भी हो जाए। अर्थशास्त्र के विषय में सबसे प्रमुख काम या कहां से शुरुआत मानी जाती है, 1776 में एक स्कॉटलैंड के प्रमुख दर्शन शास्त्री कह सकते हैं और अर्थशास्त्री दोनों का एक समन्वय, बहुत ही प्रतिभाशाली और बुद्धिजीवी व्यक्ति एडम स्मिथ 1776 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया। उसमें उन्होंने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, जो आज अमेरिका का आधार है, वो एडम स्मिथ के ही किताब से लिया गया है, जो कि आज अमेरिकी अर्थव्यवस्था का संपूर्ण आधार आज तक भी बना हुआ है, बस कुछ सुधरे हुए रूप के साथ। तो ऐसा क्या था पुस्तक में? उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को आने दो, सरकार को हर वो क्षेत्र छोड़ देना चाहिए जहां वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, गैर योजनाकृत व्यय कम करना चाहिए, थोड़ी सी ढील देनी चाहिए निजी क्षेत्र को ताकि वह मार्केट संभाल सके, और बाजार को फ्री कर देना चाहिए, बाजार को अपना काम स्वयं करने दीजिए, उसमें सरकारी नियंत्रण मत रखिए। कहने का मतलब ये, लोगों की जरूरतें बाजार तय करेगी, लोगों को क्या खाना है, लोगों को कितने में बेचना है, क्या उत्पादन करना है, वो डायरेक्ट बाजार से संपर्क करें, सरकार उसमें मध्यस्थता न करे। ऐसी व्यवस्था अर्थशास्त्र में सबसे पहले इस सिद्धांत का वर्णन एक पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में किया गया है। ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति तो थे ही। आपने एक यूनिवर्सिटी सुनी होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में आती है, वहां के प्रोफेसर भी थे, अर्थशास्त्र के बेहतरीन प्रोफेसर थे, जिन्होंने कई लोगों को शिक्षित किया और आगे चल के उन्होंने भी कई पुस्तकों की रचना की। वो पुस्तकें भी हैं, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए उनके बारे में इतना जानने की जरूरत भी हमें नहीं है। तो बात करते हैं आगे। बाद में आप ये भी पढ़ेंगे कि एडम स्मिथ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ही सर्वमान्य माना, लेकिन जब महामंदी आई थी, आर्थिक मंदी आई थी, उस समय इस व्यवस्था के ऊपर एक करारा तमाचा लगा था और इसका विरोध व्यापक स्तर पे हुआ था। तो हम देखेंगे आगे। पहले थोड़ा सी और आधारभूत चीजें समझ लेते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में हमारे पास सीमित संसाधन है, उनका उपयोग भी करना है। फिर बात करते हैं कि केंद्रीय बिंदु क्या है। केंद्रीय बिंदु क्या है हमारे अर्थव्यवस्था में? अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बिंदु क्या है, मतलब क्या लक्ष्य है? तो हमारे लक्ष्य यही है कि पहली बात तो ये कि उत्पादन करने की समस्या, संसाधन के उत्पादन करने की समस्या। अब जब उत्पादन हो गया है तो उत्पादन को वितरण की समस्या, मतलब प्रत्येक व्यक्ति तक वितरण किस माध्यम से पहुंचाया जाए या कैसे पहुंचाया जाए, या लोगों की मांग के अनुरूप ही उन्हें उत्पाद कैसे उपलब्ध कराया जाए, ये एक मार्केट आधारित संरचना सरकार के ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ थी, जो कि अर्थव्यवस्था में हम देखते हैं कि ये मुख्य चुनौती है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि वितरण तंत्र में देखिए क्या भूमिका होती है। तो वितरण तंत्र में भी राज्य की क्या भूमिका होती है? भाई, राज्य तो जो प्रोडक्शन करता है, जो उत्पादन करता है, वो जनता कल्याण के लिए करता है, तो उसके लिए तो वो सब्सिडी भी देता है। यानी आप ये मान के चले कि राज्य का जो उत्पादन है वो जनता की तृप्ति के लिए भी है और जनता से लाभ भी नहीं कमाता है। तो राज्य का जो उत्पादन का स्तर है वो हमेशा घाटे में रहता है। तो क्या संपूर्ण जनता की आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए राज्य जिम्मेदार होने चाहिए? तो नहीं, क्योंकि यदि राज्य हर कार्य करने लगेगा तो पूरा देश ब्याज के तले, घाटे के तले डूब जाएगा। इसके लिए कुछ और अर्थव्यवस्थाओं की उत्पत्ति हुई है, जिसमें निजी क्षेत्र की बात करें और राज्य क्षेत्र की बात करें और मिश्रित क्षेत्र की बात करते हैं। राज्य आधारित अर्थव्यवस्था, निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इन सब की बात हम करते हैं और देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले, और इसके एक एक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चलते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है, जो कि एडम स्मिथ की बुक द वेल्थ ऑफ नेशन जो 1776 में लिखी गई थी उससे प्रेरित है। उसी के सिद्धांतों के अनुरूप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अभी अमेरिका में काम कर रही है, लेकिन कुछ सुधरे हुए रूपों के साथ। ये सुधार किस लिए हुआ है इसको हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। रुचि बनाए रखें और आगे देखें। तो एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के थे और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में प्रोफेसर भी थे। इन्होंने बोला कि आप मार्केट को उनका काम करने दीजिए। इन्होंने सरकार का विरोध किया हर उन स्थान पर जहां पर उनकी पकड़ मजबूत थी और नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्रों की सहभागिता होनी चाहिए
और तो और बाजार पे छोड़ देना चाहिए कि उत्पादन और वितरण कैसा होगा, राज्य को वहां से अपनी हिस्सेदारी खींच लेनी चाहिए, उन्हें जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। ये एक स्थिति है, उन्होंने बोला कि एक ऐसी व्यवस्था है जो कभी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन को संभाल लेगी, बाजार को डूबने नहीं देगी, बाजार को स्वयं रिकवर कर लेगी। इस सिद्धांत का प्रयोग अमेरिका के संविधान में माना गया। अमेरिकी संविधान का जब निर्माण हो रहा था तब इन तत्वों का आर्थिक रूप में समावेश उसमें थोड़ा किया गया, और अमेरिका जैसे ही स्वतंत्र हुआ उसने सीधे यानी तत्काल 1 या 2 साल के अंतराल में ही इस सिद्धांत को अपना लिया। काफी समय तक चलता भी रहा। फिर देखिए 1800 के आसपास इसे ये कहा जाता था इसके संदर्भ में कि इसके अदृश्य हाथ बाजार की शक्ति को केंद्रित करते हैं। कहने का मतलब ये कि इसके हाथ दिखाई नहीं देते लेकिन पूरे बाजार को कंट्रोल करके रखते हैं। उत्पादन और वितरण की वो समस्त गतिविधियां कंट्रोल करते हैं जो सरकार नहीं कर सकती है। मतलब क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देख लेगी। सरकार से मुक्त होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था थी इसमें। ये देख लीजिए आप, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। प्राइवेट इंटरप्राइजेस सिस्टम, फ्री इंटरप्राइजेस सिस्टम, फ्री फ्लो ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, ये 4-5 प्रकार के इसके नाम हैं। और सबसे बड़ी खास बात कि जब 1800 के आसपास इसका बोलबाला हो गया तो अमेरिका और अन्य पूर्वी यूरोप के देशों ने इसे फॉलो किया और काफी लंबे अरसे लगभग 100 और 150 वर्ष तक इसको पूरी तरह से अपनाया अपनी अर्थव्यवस्था में। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तो इसको विशेष लाभ मिला क्योंकि वहां की संरचनात्मक और तकनीकी ज्ञान एक अलग स्तर पे था, आजादी का स्तर अलग था, इसलिए उसे अर्थव्यवस्था में इस सिद्धांत का कुछ विशेष लाभ मिला। लेकिन भारत की स्थिति इस प्रकार की नहीं थी। अब बात करते हैं राज्य अर्थव्यवस्था क्या होती है। कि राज्य आप क्या समझ रहे हैं, केवल स्टेट से नहीं मतलब है। यहाँ राज्य अर्थव्यवस्था, जब कभी राज्य का प्रयोग होता है सीधे संदर्भ में, डायरेक्ट राज्य का प्रयोग होता है तो राज्य का मतलब यहाँ राष्ट्र से होता है, किसी देश से होता है, किसी अर्थव्यवस्था से होता है। तो राज्य अर्थव्यवस्था मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे संपूर्ण नियंत्रण सरकार का होता है। लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, लोगों को क्या देना है, कितना देना है, कितने में देना है, ये सब पूरा नियंत्रण जब बाजार की पूरी रूपरेखा सरकार बनाती है, सरकार संभालती है, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को राज्य आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर बात करते हैं कि राज्य आधारित अर्थव्यवस्था आखिर कहाँ लागू है। तो सबसे पहले आपने बोल्शेविक क्रांति 1917 की सुनी होगी, रूस के दौरान। रूस में जब विश्व इतिहास पढ़ेंगे आप तो बोल्शेविक क्रांति पढ़ेंगे आप रूस में। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। उसके बाद इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी और सोवियत संघ ने इस अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा महत्व दिया था, जिसे हम आजकल समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो सोवियत संघ ने इसे दिया था। लेकिन सबसे पहले आदर्श स्वरूप इसका कहाँ आया, तो चीन में आया। 1949 से 49 के आसपास राज्य अर्थव्यवस्था के सबसे आदर्श उदाहरण की बात करें तो चीन ने अपनाया और चीन ने जाना। 1985 से पहले चीन को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात हम आगे करेंगे। साम्यवादी अर्थव्यवस्था यदि इसमें साम्यवादी अर्थव्यवस्था की बात हम आगे करते हैं तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है। समाजवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था में अंतर की बात करते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण के समस्त साधनों पर सरकार का नियंत्रण रहता है, लेकिन श्रम के साधनों पर, मजदूरी के साधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। मजदूर स्वतंत्र होते हैं कि वो यदि प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करेंगे। यानी केवल बाजार प्रणाली को छोड़ दें, उत्पादन वितरण प्रणाली को छोड़ दें, उत्पादन और वितरण को छोड़ दें तो इसके अलावा लगभग समस्त कार्य और श्रम से संबंधित गतिविधियां मुक्त होती हैं। लेकिन साम्यवादी सरकारों में, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। आप काम भी करेंगे तो सरकार के लिए काम करेंगे, आपको वेतन भी दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा ये सरकार निर्धारित करती है। तो यानी श्रम में भी सरकार का नियंत्रण होता है, लेबर के ऊपर भी सरकार का नियंत्रण होता है, जॉब के ऊपर भी सरकार का नियंत्रण होता है कि आप काम करेंगे तो सरकार के लिए करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के लिए नहीं। तो संपूर्ण प्राइवेट सेक्टर को लगभग ना के बराबर महत्व दिया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर का अस्तित्व रहता है। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था में बात यह हुई। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था में आप जान जाते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एकदम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विपरीत है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां अर्थव्यवस्था पे संपूर्ण नियंत्रण बाजार का होता है तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का नियंत्रण होता है। पहली बात तो जानी आपने ये। फिर बात करते हैं कि इन दोनों का मिला जुला रूप, क्योंकि अकेले ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं इतनी सक्षम नहीं है कि काम संभाल सके। इसके लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं हम।
मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में सबसे पहले 1929 की आपने महामंदी सुनी होगी। 1929 में महामंदी आई और महामंदी आने के साथ एडम स्मिथ की उस विचारधारा कि बाजार के अदृश्य हाथ पूरी अर्थव्यवस्था को संभाल लेंगे, उसको जोरदार चुनौती मिली, एक जोरदार झटका लगा जब 1929 में अर्थव्यवस्था में एक अजीब ही प्रकार की महामंदी आई जिसने पूरी यूरोप समेत, अमेरिका समेत पूरे विश्व की बहुत सी अर्थव्यवस्थाओं को, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित थी, चकनाचूर कर दिया उनके विचारों को। तब वहां से इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ, इस प्रकार की विचारधारा का उद्भव हुआ कि कुछ ऐसी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए कि समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों अर्थव्यवस्थाओं के समन्वय से मिली जुली, यानी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था जिससे लाभ भी प्राप्त होता रहे और समाज आधारित अर्थव्यवस्था जिससे नियंत्रण भी होता रहे। तो नियंत्रण के साथ भी यदि लाभ लेने वाली कोई अर्थव्यवस्था में काम हो जाए तो इस सिद्धांत से आगे चल के हमें लाभ ही लाभ है। और इसके बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में सबसे पहले यूएसए में स्थित कई सारी जो गतिविधियां थी उसको चुनौती मिली, उसका आर्थिक तंत्र विफल हो गया। तब एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे जॉन मेनार्ड कीन्स, उन्होंने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया जिसको उन्होंने अपनी बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो कि 1936 में लिखी गई, उसमें उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को लिखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समन्वय से बनी एक मजबूत अर्थव्यवस्था है जो आगे चल के पूरे विश्व को नेतृत्व प्रदान करेगी। तो बात रही है मिश्रित अर्थव्यवस्था की, और ये प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का नाम आप करंट अफेयर्स में सुनते रहते हैं, न्यूज़ों में सुनते रहते हैं। फिर बात करते हैं हम कि ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हमारे भारत में क्या रहती। भारत का झुकाव शुरू से ही केंद्रीय प्रवृत्तियों की ओर रहा, राजवादी अर्थव्यवस्था की ओर रहा। इसीलिए हम नेहरू अर्थशास्त्र को फॉलो करते हैं, यानी समाजवादी अर्थशास्त्र को फॉलो करते हैं। जबकि समाजवादी अर्थशास्त्र को उस समय बहुत से देशों ने छोड़ दिया था। बहुत से देशों ने कहा कि अब जो समय है 20वीं शताब्दी का, तो भारत को भी ये राय मिली कि आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो जाना चाहिए। लेकिन नेहरू जी की प्राथमिकताएं अलग थी, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति अन्य देशों की स्थिति से भिन्न थी। इसलिए नेहरू अर्थशास्त्र यानी समाजवादी अर्थशास्त्र को अपनाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। अब बात करते हैं कि उस अर्थशास्त्र में क्या खास बात थी। तो नेहरू जी ने जब इस अर्थशास्त्र को अपनाया, समाजवादी अर्थशास्त्र को, तो अपनाने के पीछे उद्देश्य ये कि सरकार नियंत्रण रखेगी, और सरकार इसलिए नियंत्रण रखेगी कि अभी हमें यदि उद्योग भी लगाना है, कृषि क्षेत्र का विस्तार भी करना है, तो क्या प्राइवेट यानी पूंजीवादी मार्केट के पास वो उपलब्धता है भारत में? क्या भारत के पास कोई मार्केट है या कोई ऐसी शक्ति है या वित्तीय समावेशन है कि ये पूरी जिम्मेदारी वो अकेले ले लेगी? तो नहीं, अभी भारत को पूरा आधारभूत ढांचा खड़ा करना होगा, एक वैश्विक संदर्भ में अपनी स्थिति बनानी होगी, फिर आगे चल के पूंजीवादी तत्व का समावेश इसमें हम कर देंगे। तो ये बात तो हुई थी। भारत की अर्थव्यवस्था में देखिए सबसे बड़ा खास परिणाम क्या हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था जब शुरू हुई, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जब हुई, जब आप पढ़ेंगे तो नेहरू जी की विचारधारा थी कि सबसे पहले उद्योग क्षेत्र में बल दिया जाए। लेकिन अर्थशास्त्रियों ने उनके इस विचार का खंडन किया, कहा जब आपके पास आधारभूत संरचना नहीं है, जब आपके पास वो साधन नहीं है, वित्तीय अवस्थाएं नहीं हैं, तो आप क्यों उद्योग क्षेत्र में निवेश कर रहे हो, उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हो? जबकि कृषि क्षेत्र में आपके पास भूमि है, श्रम है, लोग हैं, और कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरा भूमि भी है, तो उस क्षेत्र में विकास करो। नेहरू जी आजादी के संघर्ष के लिए सतत प्रयासरत रहे हैं, और उन्होंने कृषि की दुर्भाग्यवश स्थिति को देखा, कृषि की मारामारी को देखा, और वो कृषि को फिर से अर्थव्यवस्था का स्वरूप मानने में, अर्थव्यवस्था का आधार मानने में ये समझते थे कि ये अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन है। यदि आज के डेट में आप खुद खड़े हो जाए और बोले मैं खेती करता हूं, और मैं बोलूं कि मैं जॉब करता हूं, तो आपको अलग दृष्टि से देखा जाएगा और मुझे अलग दृष्टि से, आपको पिछड़ा हुआ व्यक्ति माना जाएगा। तो नेहरू जी के सामने भी यही चुनौतियां थी कि भारत को पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था ना मानी जाए। हम औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करेंगे, ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर का विस्तार होगा,
तकनीकी क्षेत्र अपने आप उन्नत होगा और कृषि में तकनीक क्षेत्र को समावेशित कर देंगे ताकि कृषि का भी संपूर्ण विकास हो जाए। इसलिए उद्योग क्षेत्र में हमें निवेश के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का लाभ लेना पड़ता है। तो वो तो हम देखते हैं पंचवर्षीय योजना, और देखते हैं इसके बारे में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मतलब कोई भी रॉ मटेरियल है वो फाइनल गुड्स यानी अंतिम उत्पाद, यानी पूरी तरह से उत्पाद बन के बिकने लायक कब हो जाता है मार्केट में, उसके लिए कुछ क्षेत्र डिसाइड किए गए हैं, जिसके लिए हम मुख्यतः, वैसे तो आजकल 5 प्रकार के क्षेत्रक हो गए हैं जिसमें मीडिया भी एक भूमिका निभा रही है, लेकिन हम 3 प्रकार के क्षेत्र की बात करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। क्या होते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र जो कृषि आधारित हैं या फिर जहां से हम सीधे कच्चा माल प्राप्त करते हैं यानी रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां से रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं? कौन से क्षेत्र हैं? जैसे आप माइनिंग, खनन से हम सीधे सीधे कच्चा माल प्राप्त कर लेते हैं, मछली पालन से हम सीधे सीधे कच्चा माल प्राप्त कर लेते हैं, कृषि से हम सीधे सीधे कच्चा माल प्राप्त कर लेते हैं और इस माल को फैक्ट्री में भेज देते हैं और वहां उत्पादन शुरू हो जाता है या उनका शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। इसलिए उसको द्वितीयक श्रेणी की यानी द्वितीयक क्षेत्र की संज्ञा देते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र तो आप समझ गए, अर्थव्यवस्था के प्रकार में प्राथमिक क्षेत्र आप समझ गए हैं कि उत्खनन, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन इत्यादि। इसे कृषि से संबंधित क्षेत्र इसलिए कहते हैं कि ज्यादातर मटेरियल कृषि से प्राप्त होते हैं। फिर बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र जो ये रॉ मटेरियल गया है, जो ये अशुद्ध लोहा, फसलें, मछलियां वहां प्रोडक्टिविटी के लिए गई हैं यानी पैक होने के लिए गई हैं, शुद्धिकरण के लिए गई हैं, उसके बाद यानी रॉ मटेरियल का उपयोग करके उसे मार्केट में भेजने के लिए तैयार करने की जो अवधि होती है वो द्वितीयक क्षेत्र के माध्यम से ही होती है। कहने का मतलब ये कि कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से जाता है और फैक्ट्री में शुद्धिकरण के द्वारा या उसमें आवश्यक संशोधन के द्वारा जब वो पैक हो जाता है और मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाता है, तब वो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधि के अंतर्गत आता है। यानी द्वितीयक क्षेत्र रॉ मटेरियल को यूज करके उसे प्रोडक्ट में तब्दील कर देता है। अब प्रोडक्ट बन गया, उसे मार्केट में ले जाना है, तो वो मार्केट ही है जो तृतीयक क्षेत्र की भूमिका अदा करता है, जिसे सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र में मार्केट में वो प्रोडक्ट जाता है, बिकता है और हमारी फाइनल गुड्स वही कहलाती है जो मार्केट में बिकती है फाइनल रूप से, अंतिम रूप से। और जब तक वो फैक्ट्री में है इसे हम मध्यवर्ती वस्तु भी कहते हैं, क्योंकि जब तक फैक्ट्री में है तब तक इसका कोई मूल्य नहीं है। यानी फैक्ट्री में जब तक है तब तक ये केवल उत्पादित वस्तु है और जब ये बिक जाती है तो इसका मौद्रिक मूल्य प्राप्त हो जाता है, जिसे हम जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी में सम्मिलित करते हैं। अब आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की। बात कर लिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? बैंकिंग सेवाएं आ जाती है, दुकानदारी आ जाती है, स्वास्थ्य सेवाएं आ जाती है, स्कॉलर जॉब वाले आ जाते हैं, शिक्षा, वकील, ये सब आ जाते हैं, आईटी कंपनियां आ जाती हैं। तो ये सब आते हैं तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र की ही ज्यादा भूमिका आज विश्व को आगे बढ़ा रही है और सबसे ज्यादा रोजगार भी यही दे रही है। और भारत की दुर्भाग्य स्थिति देखिए, कृषि प्रधान होते हुए भी हम तृतीय क्षेत्र में निर्भर हैं और तृतीय क्षेत्र ही हमें सबसे ज्यादा रोजगार दे रहा है, जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही लगी हुई है। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करते हैं तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था होगी? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कृषि आधारित कच्चे माल की उपलब्धता 50% सुनिश्चित की जाती है। मतलब एक इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जिसमें सबसे ज्यादा मटेरियल कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, 50% या इससे ज्यादा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था। फिर बात करते हैं कृषि के बाद द्वितीय क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था। द्वितीय क्षेत्र वाली अर्थव्यवस्था से मतलब क्या? सेवा आधारित या औद्योगिक आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। तो जिसमें औद्योगिक गतिविधियों, औद्योगिक उत्पादों का जो मात्रा रहती है, औद्योगिक उत्पादों का जो स्थान रहता है वो 50% से ज्यादा रहता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को उद्योग अर्थव्यवस्था कहते हैं। टेक्निकल टर्म में जहां पे औद्योगिक गतिविधियों का स्थान 50% से ज्यादा होता है, जिन अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक उत्पादों का स्थान 50% से ज्यादा होता है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसा कि चाइना बन गया है इस समय
कृषि के बाद चाइना औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। जापान वगैरह भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में ही आते हैं। फिर थर्ड बात करते हैं सर्विस सेक्टर यानी सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा स्वरूप हम देखते हैं अमेरिका का। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां सर्विस सेक्टर, आईटी कंपनियां, हेल्थ सेक्टर, शिक्षा सेक्टर यानी एजुकेशन सेक्टर, इन सब का जो मिला जुला प्रतिशत है वो 50% से ज्यादा होता है। इन पर बेस्ड अर्थव्यवस्थाएं, इन पर आधारित अर्थव्यवस्थाएं सेवा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती हैं। तो बात रही ये। अब देखिए राष्ट्रीय आय कैसे नापते हैं। हमारे देश में आय कितनी प्राप्त हुई है उसको नापने के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग मार्केट के औजार हैं, जिसको हम सबसे पहले देखते हैं कि जीडीपी के संदर्भ में देखते हैं। जीडीपी के द्वारा हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, और प्रोडक्शन यानी उत्पादन कितना हो रहा है, और उससे हमें कमाई कितनी हो रही है, उसका मौद्रिक मूल्य कितना मिल रहा है। तो जीडीपी देखते हैं। सबसे पहले जीडीपी क्या है। एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष मतलब क्या, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की जो अवधि है वित्तीय वर्ष कहलाती है हमारे यहाँ। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन हुआ है उसका कुल मौद्रिक मूल्य कहलाता है हमारा जीडीपी। एक वित्तीय वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितना भी उत्पादन हुआ है उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी। ये सामान्य भाषा हुई। कहने का मतलब ये साल भर में कितना उत्पादन हुआ है और उसको बेचने पे हमें कितना पैसा प्राप्त हुआ है, ये जीडीपी में आता है। सीधी बात ये कॉन्सेप्ट सरल लैंग्वेज में इस तरह देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जीडीपी जीडीपी में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट नहीं कहते हमारा ग्रोथ रेट इतना है, 6% है, 7% है। तो कैसे जानते हैं भाई, जीडीपी 6% थी, अब अगले साल जीडीपी 6.5% हो गई, तो हम कहते हैं 0.5% ग्रोथ रेट इस साल हुआ है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जो सदस्य देश है ना, तो जीडीपी के आधार पे ही ग्रोथ रेट को मानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ हो, ये आरबीआई हो, ऐसी संस्थाएं भी हैं जो समय समय पर ग्रोथ रेट की परिभाषा देती रहती हैं, कहती हैं कि भारत का ग्रोथ रेट 2020 में इतना होगा, 2021 में इतना होगा, 2022 में इतना होगा। तो जीडीपी के आधार पर ही अनुमान लगाते हैं। फिर बात करते हैं एनडीपी क्या है। एनडीपी शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो देखिए जीडीपी क्या होता है, कुल उत्पादन साल के अंतिम में और उसका मौद्रिक मूल्य। लेकिन उत्पादन के दौरान कई चीजें ऐसी हैं, कई मशीनें ऐसी हैं जिनसे उत्पादन किया गया है, तो भाई उनका नुकसान भी हुआ होगा, उनमें घिसावट आई होगी, कुछ मशीनें टूटी फूटी होंगी, कुछ मशीनें खराब हो गई होंगी। तो उसका जो मौद्रिक मूल्य है यदि हम उसको घटा देते हैं तो शुद्ध अवस्था में हमें जीडीपी प्राप्त हो जाता है, जिसे हम कहते हैं एनडीपी के अंतर्गत यही हो जाता है कि जीडीपी में यदि मूल्यह्रास का मतलब घाटा, मशीनों के साल दर साल बीतने पर क्या घाटा होता है उसको जीडीपी में घटा देते हैं। देखिए सरल भाषा में और साधारण भाषा में हम आपको समझाएं तो ये बात है कि जैसे आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई कार खरीदते हैं, तो आज कार 4 लाख की है, लेकिन 1 साल बाद उसका मूल्य क्या हो जाता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। यानी आपके अनुसार उसका रेट या तो 25% घट जाएगा या 50% घट जाएगा। तो क्या है, वो है घाटा, ह्रास है। तो मशीनों का जो रेट डाउन हो जाता है, रेट का जो अंतर आ जाता है, उसके मूल्य को हम मूल्य ह्रास बोलते हैं और इसी को जीडीपी में से घटा देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि हमें एनडीपी प्राप्त हो जाती है। भाई शुद्ध अवस्था में हमें जीडीपी प्राप्त हो जाती है, कहने का मतलब ये। फिर बात करते हैं कौन करता है ये निर्धारण कि घाटा कितना होगा, मशीनों का मूल्य कितना होगा। तो ये करती है हमारी सरकार। हमारे सरकार के ऊपर भी एक मंत्रालय, हमारे सरकार के अंतर्गत भी एक मंत्रालय है जो कि प्रीलिम्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ये निर्धारित करता है कि साल दर साल मशीनों की कीमत में क्या परिवर्तन होगा। मशीनों से मतलब चाहे हम कार लें, फ्रिज लें, टीवी लें, कूलर लें, पंखा लें, बिजली लें, कुछ भी लें, तो उसका जो मूल्य है आज जो है और आज से 1 साल बाद, क्योंकि वित्तीय वर्ष में तो हम ले ही रहे हैं, तो 1 साल बाद उसके मूल्य में यदि 20% का परिवर्तन आता है तो हम कहते हैं ह्रास दर 20% है।
तो कहने का मतलब ये 100 रुपए की वस्तु है, अगले साल 80 की हो जाती है, तो हमें 20 रुपए का घाटा हुआ, 20 रुपए का ह्रास हुआ, तो उसको हम जीडीपी में घटा देते हैं। अब हम बात करते हैं जीएनपी। जीएनपी क्या है? जीएनपी के बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। कितने कठिन भाषा में हम समझ नहीं पाते हैं कि जीएनपी क्या है, जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है। मैं सरल से सरल लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूं कि कोई कठिन चीज नहीं, बहुत इजी चीज है, एक बार समझ लीजिए। देखिए जीडीपी तो हम समझते ही हैं। जीडीपी में यदि विदेशों से प्राप्त आय, विदेशों से जो आय प्राप्त हो रही है, यदि उसको हम ऐड कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आखिर विदेशों से प्राप्त आय से मतलब क्या है? हम जानते हैं कि हमारे भाई बंधु विदेशों में काम करते हैं, वहां पैसा कमाते हैं, वहां से पैसा देश में आता है। कैसे पता चलता है? अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो हमें पता चल जाता है कि इतना पैसा देश में आया है। तो क्या है? वो हमारे देश की इनकम ही है, वो हम जीएनपी में शामिल कर लेते हैं। निजी प्रेषण आप सुने होंगे, निजी प्रेषण, प्राइवेट रेमिटेंस एक वर्ड सुनते हैं, जिसके अंतर्गत विदेशों में काम कर रहे या बाहरी क्षेत्र, खाड़ी क्षेत्र में काम कर रहे लोग अपने घरों में जो पैसा भिजवाते हैं, उन पैसों को वो चूंकि वहां की लोकल मुद्रा में पाते हैं, स्थानीय मुद्रा में। जैसे यदि अमेरिका में काम कर रहे हैं तो डॉलर में, जापान में काम कर रहे हैं तो येन में, चाइना में है तो रेनमिनमी में, ऐसे ही अन्य देशों में जो काम कर रहे हैं तो उनकी स्थानीय मुद्रा जब भारत के बैंक में आती है, भारत के आरबीआई के खाते से होकर गुजरती है, आरबीआई के निरीक्षण से होकर गुजरती है, तो उसको परिवर्तित कर दिया जाता है रुपये में। लेकिन इससे ये तो पता चल जाता है कितने रुपये भेजा गया, तो इससे अनुमान लग जाता है कि इस साल विदेशों से हमें इतनी आय प्राप्त हुई है, और उस आय को हम जीडीपी में जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाता है। जीएनपी प्राप्त हो जाता है। 1990 में जब खाड़ी युद्ध हुए थे अमेरिका और इराक के, जब अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला कर दिया था, पूरा देश संकट में आ गया था। बहुत बड़ा विषय है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन सिर्फ इतना जान लीजिए कि खाड़ी युद्ध हुआ था तो उससे क्या होता, बहुत सारे जो भारतीय थे, बहुत सारे देश के लोग थे, उन्हें वापस लौटना पड़ा। उनका जो एक अर्थव्यवस्था का उत्थान का समय था वो वहां से कहीं ना कहीं धीरे हो गया। लोग लौटे, आर्थिक साधन रुक गए, जो वहां काम कर रहे थे अचानक से उनकी वापसी हो गई युद्ध के कारण। भारत को एक बड़ी मात्रा में घाटा लगा था 1990 के आसपास जब खाड़ी युद्ध हुए थे। यही कारण है कि भारत को एक इतना व्यापक घाटा लगा था कि 1991 के आर्थिक सुधार करने पड़े थे, एलपीजी लाना पड़ा था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जो कि आईएमएफ के दबाव में हमने लाए थे, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में उतार देंगे। सिर्फ सुनते जाना है, कुछ लिखना नहीं है, आज सिर्फ सुनना है। आप सुनते जाइए, आपकी आधारभूत समझ अर्थव्यवस्था में मैं विकसित करूंगा। अब देखिए, बात कर रहे थे हम कि खाड़ी जब युद्ध हुआ तो 1990 के आसपास, तब से पहले भारत फायदे में था, अब भारत घाटे में है। लेकिन खाड़ी युद्ध के बाद कई वर्ष बाद फिर से भारतीय विदेश जाने लगे, स्थितियां समान हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था फिर उपजी, यानी विदेशों से प्राप्त आय में फिर वृद्धि हुई और विदेशों से आय प्राप्त में फिर वृद्धि हुई जहां, तो उससे क्या हुआ, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था फिर सुधरी और जो हम जीएनपी नापते हैं तो जीएनपी के स्तर में फिर वृद्धि हुई। तो जीएनपी के स्तर में फिर वृद्धि हुई, ये हमने देखा। अब उसके बाद बात करते हैं कि जीएनपी के बाद आता है, जीएनपी में इसमें क्या बात है, इसमें ये भी जानिए कि और क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। तो कर्ज से लेन देन मतलब भारत कर्ज लेता है, विदेशों से कर्ज लेता है अपने भारतीय विकास के लिए, अपनी सामुदायिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हमारे नीति संचालन के लिए, हमारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए। आपने सुना होगा कि सड़क के विस्तार के लिए वर्ल्ड बैंक ने मध्य प्रदेश को इतना लोन दिया, इतने अरब डॉलर का लोन दिया, आईएमएफ ने इतना लोन दिया। तो क्या विदेशी कर्ज है? विदेशी कर्ज है। तो विदेशी कर्ज पे जब हम विदेशी कर्ज किसी से लेते हैं और विदेशी कर्ज किसी को देते हैं तो ब्याज का लेन देन होता है, उसको भी ब्याज के लेन देन में जो अंतर होता है, मतलब कहीं से हम ब्याज 10 रुपए पा रहे हैं और किसी को ब्याज 5 रुपया दे रहे हैं तो हम 5 रुपए के लाभ में हैं, ये भी जीएनपी में ऐड होता है, ये भी जीएनपी में जुड़ता है। लेकिन भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। बड़ी रोचक बात है, भारत कर्ज ज्यादा लेता है और कर्ज कम देता है।
और दूसरी चीज है अनुदान का अंतर भी जुड़ता है, यानी अनुदान भी जुड़ता है। कोई देश किसी देश की सहायता करता है विपत्ति काल में, आपत्ति काल में, तो उस समय जो अनुदान देता है मानवीय आधारों पे, एक मानवता के आधार पे देता है। जैसे किसी क्षेत्र में महामारी फैल गई है तो इसमें फंडिंग हो रही है, हम लोग पीएम फंड में दे रहे हैं तो अपने देश को दे रहे हैं। लेकिन भारत यदि किसी की 500 करोड़ या 1000 करोड़ की मदद करता है, यानी अनुदान देता है, उसके बदले में कुछ प्राप्त नहीं होगा, केवल ये मित्रवत सहायता है, किसी देश की मानवीय सहायता है, तो अनुदान के रूप में तो भारत खूब पैसा खर्च करता है। लेकिन कर्ज के मामले में भारत किसी को कर्ज कम देता है और भारत कर्ज ज्यादा लेता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या की आवश्यकताएं बहुत ज्यादा हैं, भारत की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है और भारत में उद्योग सेक्टर का विकास नहीं है, रोजगार का स्तर भी उतना नहीं है, जिस कारण से ये सब हमें करना पड़ता है। तो अनुदान हम देते हैं, तो अनुदान और कर्ज की स्थिति दोनों हम ऋणात्मक रूप से रहते हैं, तो दोनों माइनस होंगे इसमें। भारत के संदर्भ में हम दोनों में घाटे में हैं, कर्ज में भी घाटे में, अनुदान में भी घाटे हैं। अनुदान ज्यादा देते हैं और पाते कम हैं, और कर्ज ज्यादा लेते हैं तो ब्याज भी ज्यादा भरते हैं, और कर्ज कम देते हैं तो ब्याज भी कम पाते हैं। तो हम ऋणात्मक स्थिति में हैं जीएनपी में इस मामले में। तो बात यह है इंटरेस्टिंग, जो कहीं पढ़ने को नहीं मिलती सामान्यतः, ये आप नहीं जान पाते हैं। इसके बारे में भी हम जब जीडीपी जीएनपी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, लेकिन ये केवल आपकी समझ विकसित करने के लिए छोटा सा ओवरव्यू है। इसके बाद हम डिटेल क्लास पढ़ेंगे और आपकी अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था को आपके दिमाग में उतार देंगे, आपके व्यवहार में ला देंगे, हमारी गारंटी है। उसके बाद बात करते हैं एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है एनएनपी? अब जीएनपी हमने पढ़ लिया, तो जैसे जीडीपी और एनडीपी में क्या फर्क था? जीडीपी और एनडीपी में यह फर्क था कि एनडीपी बराबर होता था जीडीपी में यदि मूलधरास घटा दें तो एनडीपी प्राप्त हो जाता था। तो जीएनपी से यदि एनएनपी प्राप्त करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीएनपी में यदि घाटा घटा दें, मूलधरास घटा दें, तो ऑलरेडी हमें प्राप्त हो जाएगा एनएनपी पे। तो एनएनपी वो शुद्ध अवस्था है, राष्ट्रीय आय की, जो अंतिम रूप से हमें प्राप्त होती है। मतलब पूरे घाटे, पूरी जितने भी हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, उसका संपूर्ण घाटा लेने के बाद जो अंतिम रूप से हमें शुद्ध आय प्राप्त होती है, वही है ये एनएनपी। इसी पे राष्ट्रीय आय तय होती है। हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो एनएनपी पे ही निर्भर करती है, एनएनपी पे ही ली जाती है, ना कि जीडीपी, ना कि एनडीपी, ना कि जीएनपी। ये तीनों ही हालांकि राष्ट्रीय आय ही है, लेकिन भारतीय जो राष्ट्रीय आय है, तो भारत जो राष्ट्रीय आय का मापन करता है, आकलन करता है, वो एनएनपी पे करता है, यानी एनएनपी पे करता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट पे करता है। इसे ही हम नेशनल इनकम मानते हैं। पहली बात तो ये। तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, जीएनपी आप सब समझ गए हैं। अब बात करते हैं आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि में क्या अंतर है। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि को सामान्यतः 1950 दशक से पहले जो अर्थशास्त्री थे, विद्वान थे, वो एक ही भाषा मानते रहे हैं, एक ही परिभाषा के अंतर्गत लाते रहे हैं। उनका मानना था कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि एक ही बात है। लेकिन 1990 के बाद जब भारत की वित्तीय स्थिति बदली, 1985 के बाद जब वैश्विक संदर्भ बदला, तो इसमें अर्थशास्त्रियों को बड़ी तकलीफ हुई कि परिभाषाएं हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसकी परिभाषा का दायरा अलग अलग है, इसके कंटेंट अलग हैं, फिर भी हम उसको निश्चित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बाद इसमें काम किया गया, कई लेखक हुए, कई अर्थशास्त्री हुए, जिन्होंने जीडीपी और जीएनपी की एक तार्किक व्याख्या की, जो आज हम मान रहे हैं। जीडीपी और जीएनपी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जीडीपी और जीएनपी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो ये भी जो तार्किक व्याख्या है किसकी है? अर्थशास्त्रियों की है। लेकिन आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि 1950 से पहले हमारे पास ऐसे कोई टर्म नहीं थे कि हम इनकी व्याख्या कर पाए भारत के संदर्भ में, लेकिन अब ये टर्म हो गए हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि क्या है? विकास और समृद्धि से क्या समझते हैं? समृद्धि मतलब ग्रोथ, विकास मतलब डेवलपमेंट। सामान्य भाषा में कहें, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना। विकास का मतलब क्या होता है? विकसित होना। बढ़ी हुई चीज तो बढ़ी ही है, बढ़ी हुई चीज में यदि गुणवत्ता आ जाए तो कहलाती है विकास। कैसे? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम देखते हैं। आर्थिक समृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन। कल आपके पास 10,000 थे, आज आपके पास 15,000 आ गए, तो कहेंगे आपकी आर्थिक समृद्धि हो गई है। कल आपके पास 1 मकान थे, आज आपके पास 2 मकान हो गए, तो हम क्या कहेंगे? आर्थिक समृद्धि हो गई है। कल आपके पास 1 करोड़ का प्लाट था, आज आपके पास 10 करोड़ के प्लाट हैं, तो कहेंगे आर्थिक समृद्धि हो गई है। लेकिन आर्थिक विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है,
और आर्थिक विकास में आर्थिक समृद्धि समाहित है, मतलब आर्थिक विकास बहुत बड़ा है, उसी के अंतर्गत आर्थिक समृद्धि एक छोटा सा कंटेंट है। आर्थिक विकास हम गुणात्मक परिवर्तन में लेते हैं। जैसे यदि हम अपने संदर्भ में देखें तो हमारे अंगों का बढ़ना कह दिए हम आर्थिक विकास है, ये आर्थिक वृद्धि है, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे दिमाग बढ़ रहा है, हमारा वैचारिक दृष्टिकोण बढ़ रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है, बोलने का तरीका बदल रहा है, हमारा नेचर बदल रहा है। क्या हम इसे माप सकते हैं? नहीं माप सकते, क्योंकि ये गुण हैं, इन्हें केवल अनुभव में लिया जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन महसूस तो किया जा सकता है। इसलिए इनका मापन भी कहीं ना कहीं मात्रात्मक नहीं पर गुणात्मक रूप से संभव है। तो इसी प्रकार के उदाहरण अर्थव्यवस्था में जब लेते हैं तो अर्थव्यवस्था में जब आर्थिक समृद्धि का ही दूसरा भाग मापन मात्रात्मक मापन के अतिरिक्त गुणात्मक मापन के साथ लेते हैं। कहने का मतलब ये कि आज सड़कें बनी, रोड बनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, रेलवे का नेटवर्क डेवलप हुआ, लेकिन क्या उसमें क्वालिटी बढ़ी? रेलवे की पटरियां तो बढ़ी, लेकिन क्या जो लोहा यूज हो रहा है उसमें क्वालिटी है? लंबे समय तक टिक पाएगा कि नहीं? हेल्थ सेक्टर बना, हॉस्पिटल बना, लेकिन हॉस्पिटल में गुणवत्ता है, सबको सही इलाज मिल पा रहा है, मेडिकल फैसिलिटी सबको मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है? तो ये हम कहेंगे आर्थिक विकास यानी गुणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक विकास। क्वालिटी चेक करना, मनुष्य की राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ यानी जेब में पैसा आने के साथ साथ क्या आपका लिविंग स्टैंडर्ड यानी जीवन स्तर बढ़ रहा है? घर बना लेने से ही सब कुछ थोड़ी होता है। घर बना लेना आर्थिक समृद्धि है, लेकिन घर इतना मजबूत बनाना कि वो भविष्य तक न टूटे, ये आर्थिक विकास है, मतलब ये क्वालिटी है, गुण है। इसलिए हम आर्थिक वृद्धि यानी समृद्धि और आर्थिक विकास को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो अब मेरे ख्याल से आप बोल सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है, जैसे रोड का बनना, रोडों का ज्यादा होना, घर प्लाट का ज्यादा हो जाना, सरकारी अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का ज्यादा बढ़ जाना, ये आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत है, क्योंकि इनमें संख्या में परिवर्तन होता है, 1 2 3 4 जनसंख्या के अनुरूप और मांग के अनुरूप। लेकिन उसी के साथ यदि गुणवत्ता परिवर्तन आ जाए, जैसे हॉस्पिटल बन रहे हैं तो उसमें चिकित्सा सुविधाएं बढ़ जाए, लोगों को सही इलाज मिलने लगे, लोग संतुष्ट होने लगे, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं तो शिक्षा का स्तर सुधर जाए, सरकारी आवास बन रहे हैं रेंट पे देने के लिए तो आवास मजबूत हो जाएं, आवासों में स्थायित्व ज्यादा हो जाए। तो इस तरह की जो गुणवत्तापूर्ण बातें हैं ये आर्थिक विकास के अंतर्गत आते हैं। मेरे ख्याल से इतना व्यवहारिक समझाने के बाद भी यदि आपको समझ नहीं आया तो आपको एक बार फिर पढ़ने की जरूरत है और आप इस वीडियो को फिर एक बार देखेंगे। फिर बात करते हैं हम आगे चलते हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास हो गया। हम पढ़ते हैं कि विकास कहाँ पे केंद्रित है, यानी क्वालिटी के साथ विकास क्या होता है, गुणात्मक विकास क्या होता है। हम जानते हैं कि आज भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, वो भारत का जो बजट पेश होता है सबसे ज्यादा सामाजिक क्षेत्र में हम पैसा खर्च करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में क्यों करते हैं? क्योंकि हमें स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारना है, शिक्षा का क्षेत्र सुधारना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना है, लोगों को रोजगार देना है। लेकिन यूएनडीपी जब HDI, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा होगा, मानव विकास सूचकांक पढ़ा होगा, मानव विकास सूचकांक में यही बातें हैं, उच्च शिक्षा स्तर, उच्च स्वास्थ्य, है ना, और आपके उच्च सामाजिक विकास, प्राथमिक सेवाएं और अन्य गैर प्राथमिक सेवाओं का भी सम्मिलन उसमें किया जाता है। तो यूएनडीपी ने दिया था HDI कॉन्सेप्ट यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, उसमें ये तत्व दिए थे। लेकिन इसकी बड़ी आलोचना तब हुई जब इसमें एक बात उठी भूटान से कि क्या इसमें खुशी का भी समावेशन है? किसी देश की अर्थव्यवस्था विकास की ओर है, वृद्धि की ओर है, इसका निर्धारण इससे होता है कि वहां के लोग खुश हैं कि नहीं हैं। सभी लोग हंसे कि ये कैसी बात है कि अर्थव्यवस्था आप खुशी से मापी जाएगी, अर्थव्यवस्था तो केवल मौद्रिक मूल्य से मापी जाती है। तो भूटान ने इस कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया। भूटान ने एक कॉन्सेप्ट दिया, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। 1970 में ये कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ, 1972 में भूटान ने इसे लागू कर लिया। पहाड़ी तलहटी में बसे एक छोटे से देश ने इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट निकाला कि लोगों को
देखिए, उच्च शिक्षा की जरूरत है, उच्च विकास की जरूरत है, सामुदायिक विकास की जरूरत है, सामाजिक विकास की जरूरत है, राजनीतिक प्रशासनिक हर प्रकार के विकास की जरूरत है। लेकिन आध्यात्मिक विकास यानी लोगों की खुशी भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज जो बजट बनता है उसमें लोगों की खुशी को लेकर भी, लोगों की उमंगता को लेकर भी हमें नीतियां बनानी पड़ती हैं, यानी लोग ज्यादा से ज्यादा खुश रहें। इसीलिए जब हैप्पीनेस इंडेक्स लागू होता है, खुशहाली सूचकांक लागू होता है, तो सीरिया जैसे राष्ट्र जहां ISIS का गढ़ है, सबसे ज्यादा तनाव युक्त गढ़ माने जाते हैं, यानी खुशहाली का स्तर शून्य है। यह कॉन्सेप्ट भूटान ने ही दिया था और 1970 में ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का